क्लियर जी हो गया है। क्या चल रहा है? सर भारत अमेरिका संबंध लोग आ रहे हैं स्कूल के। कहाँ तक हुआ था? सर भारत अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग नोट हुआ था। सर नोट भी करवाए थे। जी सर हो गया था। ऑन हो गया कि बंद चल रहा है? तो चालू हो गया। चल हो गया। आप करिए, आ जाओ। इसमें अंतरिक्ष सहयोग के बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं भारत अमेरिका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में। इसमें भी कई समझौते हुए जो दोनों देश एक दूसरे के सहयोग करेंगे। और इसमें एक समझौता हुआ, उसको भी नाम उसका हम लोग करा देते हैं आपको, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग देख लेंगे भारत अमेरिका सांस्कृतिक सहयोग। तो भारत अमेरिका सांस्कृतिक सहयोग में भी दोनों देशों में समझौते हैं। और सांस्कृतिक सहयोग में जैसे कौन सी चीज़ें आती हैं जो सांस्कृतिक होती है, कला की, नृत्य की। तो अमेरिका में कैनेडी सेंटर है, कैनेडी सेंटर, जहाँ भारत अमेरिका जैसे सब कार्यक्रम होते रहते हैं, भारतीय कार्यक्रम, भारतीय नृत्य, भरतनाट्यम, ऐसे कार्यक्रम। और दोनों देशों ये है कि एक दूसरे की सांस्कृतिक कल्चर को आदान प्रदान करने के लिए बीच बीच में ऐसा कार्यक्रम होता रहेगा। तो भारत अमेरिका का सांस्कृतिक संबंध में भी बहुत अच्छा होगा। कैनेडी सेंटर और भारतीय सांस्कृतिक संबंध एक सेंटर है, दोनों में समझौता भी है कि हम बीच बीच में एक दूसरे का सांस्कृतिक आदान प्रदान होता रहेगा। सर ये हर साल होता है? हर साल नहीं, जैसे हर साल हो रहा है या 2-3 साल पे हो रहा है, उसका कोई वो नहीं है कि हर साल होता रहेगा। जैसे कई महोत्सव होते हैं, हर साल होते हैं। जैसे अभी अयोध्या में महोत्सव हो रहा है, नहीं हुआ कि अयोध्या महोत्सव हो रहा है, प्रवासी भारतीय दिवस होता है। इन सब चीज़ों में क्या होता है, प्रवासी भारतीय दिवस सबसे अधिक प्रवासी कहाँ रहते हैं? भारत अधिकतर अमेरिका में रहते हैं। भारत की जनसंख्या 1% क्या है? भारतीय है। और वहाँ पे एक सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया स्टेट में, उसका नाम सिलिकॉन वैली है। वहाँ अधिकतर काम करने वाले कौन लोग हैं? भारतीय। इसलिए भारतीय संस्कृति जो है वहाँ पे काफ़ी फेमस है, यहाँ के लिए कलाकार और सब चीज़ें। और भारतीय त्यौहार भी वहाँ मनाए जाते हैं। यहाँ तक कि अमेरिकन गवर्नमेंट भी भारतीय त्योहारों को मनाने के लिए कैनेडी सेंटर में इजाज़त देती है। वहाँ दीपावली मनाई जाएगी, होली मनाई जाएगी, जो भारतीय त्यौहार हैं वो भी मनाए जाते हैं। इससे होता है कि दोनों का सांस्कृतिक जो सहयोग है एक दूसरे के प्रति बढ़ता रहता है। और वहाँ सिलिकॉन वैली में जितने काम करने वाले संख्या है उसमें अधिकतर किसकी है? भारतीय। जितने IT प्रोफेशनल्स हैं कौन है? अधिकतर भारतीय। अभी चुनाव जब वहाँ का होता है, इसीलिए वहाँ पे अगर वहाँ कैलिफोर्निया स्टेट में कोई बात होती है तो होता है कि भारतीय मुद्दों पे जोर दिया जाता है कि हम आएंगे तो इनके लिए क्या करेंगे, वीजा पॉलिसी आसान करेंगे, तो सबका आसान करेंगे। इसीलिए क्योंकि उस क्षेत्र में भारतीय ज़्यादा और वहाँ रहने से भारतीयों जैसे उस समय पर कैनेडी जो सेंटर है
वहाँ पर भारतीय उत्पादों की, भारतीय जो विरासत स्थल की चीज़ें, विरासत स्थल जान रहे हैं ना, हेरिटेज जिनको, विश्व धरोहर। हाँ, इन चीज़ों की प्रदर्शनी भी समय समय पर लगाई जाती है। दोनों का सांस्कृतिक आदान प्रदान सहयोग बढ़ता है। और प्रवासी, अगला पॉइंट है, इसको नोट कराएंगे, ये भी समझ लीजिए। प्रवासी भारतीय प्रवासी एवं शिक्षा, इसमें बता चुका मैं ना कि सिलिकॉन वैली में क्या है, कम से कम 3-4 मिलियन लोग, हम पूरे अमेरिका में 3 से 4 मिलियन लोग भारतीय रहते हैं। तो जो भारतीय प्रवासी हैं अमेरिका में सबसे अधिक संख्या में, इसलिए, और शिक्षा पे, दोनों देशों का शिक्षा पे भी संबंध है। अच्छा, कई विश्वविद्यालय का एक दूसरे से आदान प्रदान, कि हम समझौता होता है ना कि आपके स्टूडेंट आएंगे तो हम इनको सुविधा देंगे, स्कॉलरशिप देंगे, इस तरह की भी सुविधाएं, इन दोनों के एक ही में नोट कर लेंगे हम लोग। ठीक, भारतीय अमेरिका सांस्कृतिक संबंध एवं प्रवासी और शिक्षा, चलिए नोट करिए। सर हेडिंग क्या डालें? हेडिंग डालिए, भारत अमेरिका सांस्कृतिक सहयोग। हाँ, क्या भारत अमेरिका सांस्कृतिक सहयोग। देखिए, भारत सरकार में सांस्कृतिक मंत्रालय भी है, जो क्या देखता है, ये देखता है कि हमारी संस्कृति का अधिक से अधिक विस्तार कैसे हो, और जो संस्कृति में विलुप्त हो रही चीज़ें हैं उनका संरक्षण कैसे किया जाए। विश्व विरासत। हाँ, इसीलिए कोई चीज़ होती है तो उसको, कई नृत्य हैं जो विश्व विरासत सूची में, जैसे छऊ नृत्य, कहाँ का नृत्य है, झारखंड और उड़ीसा में नृत्य होता है, तो इसको विश्व विरासत स्थल, अरे विश्व विरासत की सूची को किया गया है। इन तरह की कई चीज़ें भी हैं कि जो क्षेत्र के विशेष हैं उनको आ जाएगी, विश्व विरासत की सूची में डाल दिया जाता है, कि जिससे इनका क्या हो सके, संरक्षण हो सके। चलिए लोग करिए, भारत अमेरिका सांस्कृतिक सहयोग। उसी में कंट्रीब्यूशन है, आप लोग लेकर आए, भारत अमेरिका सांस्कृतिक सहयोग भी। भारत अमेरिका सांस्कृतिक सहयोग के अंतर्गत नोट करिए, जो चीज़ बताए उसके अनुसार नोट कर लीजिए। सांस्कृतिक सहयोग के अंतर्गत भारत के संस्कृति मंत्रालय, भारत अमेरिका सांस्कृतिक सहयोग के अंतर्गत, हाँ हेडिंग है, नहीं है, जो लोग ले आए हैं वो हेडिंग डाल लें, भारत अमेरिका सांस्कृतिक सहयोग। आगे से नोट कीजिए, भारत अमेरिका सांस्कृतिक सहयोग के अंतर्गत भारत के संस्कृति मंत्रालय एवं न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ, लिख दें, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट, और न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के बीच सांस्कृतिक सांस्कृतिक मंत्रालय और न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के बीच सांस्कृतिक विनिमय, सांस्कृतिक विनिमय का मतलब सांस्कृतिक आदान प्रदान, अदला बदली, प्रशिक्षण,
प्रदर्शनी, शैक्षिक अनुसंधान, जो शिक्षा में रिसर्च होते हैं उसमें शैक्षिक अनुसंधान, सूचना भागीदारी, सूचना भागीदारी, जन शिक्षा, प्रकाशन एवं संग्रहालय प्रबंधन, संग्रहालय प्रबंधन, जो संग्रहालय होते हैं म्यूजियम, संग्रहालय प्रबंधन हो गया। के संदर्भ में सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, के संदर्भ में सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये जितनी हो गया, जैसे जितनी चीजें नोट कराए हैं इससे मिलती हुई सांस्कृतिक से संबंधित जितनी भी चीजें, संस्कृति में शिक्षा भी आ जाती है, विज्ञान प्रौद्योगिकी भी आ जाती है, ये एक दूसरे का कल्चर से संबंधित जितनी चीजें होती हैं इन क्षेत्रों में क्या ये भारत और अमेरिका एक दूसरे का सहयोग करेंगे, विनिमय करेंगे, आदान प्रदान करेंगे। आगे नोट करिएगा, भारतीय संगीत, कला, नृत्य, अमेरिका में प्रसिद्ध, अमेरिका में प्रसिद्ध। कई कलाकार जो हैं भारतीय अब अमेरिका में बस रहे रहते हैं। पंडित रविशंकर का आप लोगों ने नाम सुना है? जी सर, तबला वादक। तबला वादक है पंडित रविशंकर, तबला वादक। उनकी लड़की है नोरा जोन्स, नाम उनका नहीं, नोरा जोन्स नहीं, वो भी ग्रैमी अवार्ड पाई हैं। नाम आधी इंडियन है और कुछ टाइप का। वो लोग अमेरिकन नागरिक हो गए। तो जैसे भारतीय जो बहुत से कलाकार हैं, वो साहित्यकार हैं, जो जैसे भारतीय मूल के ही साहित्यकार हैं सलमान रुश्दी, नाम सुना आप लोगों ने? बुकर पुरस्कार विजेता भी हैं। मिडनाइट चिल्ड्रंस इनकी बुक आई थी। ये अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के विभाजन पे थी, मिडनाइट चिल्ड्रन। और इस बुक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी मिला है कि मतलब पिछले कई सालों में जो सर्वश्रेष्ठ बुक होती है उसके, वो भी भारतीय मूल के, वो भी अमेरिका में है, NRI हो गए। तो बहुत से ऐसे कलाकार हैं और साहित्यकार हैं जो अमेरिका में बसे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि दोनों देशों को जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है, जैसे मैं नोट लाइन में कराया ना कि भारतीय नृत्य साहित्य अमेरिका में प्रसिद्ध है, इसी वजह से कि वहाँ पे लोग बस जाएंगे। आगे नोट करिए, अमेरिका का कैनेडी सेंटर, अमेरिका का कैनेडी सेंटर और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, पुस्तक में ICCR लिख दीजिएगा, इंडियन कल्चरल कॉर्पोरेशन, ICCR लिख दीजिएगा, ठीक। के बीच सांस्कृतिक संबंध परिषद, ऐसे लिखे, हो गया। संबंध मिलकर, मत लिखिए, के बीच मत लिखिए, मिलकर
भारतीय पर्व का आयोजन करते हैं। कैनेडी सेंटर और ICCR मिलकर क्या करते हैं? भारतीय पर्वों का आयोजन करते हैं। जैसे अभी दीपावली थी ना, तो अमेरिका में भी बहुत बड़े स्तर पर दीपावली मनाई गई। ये सब जो अमेरिका कैनेडी सेंटर है सांस्कृतिक कल्चर कार्यक्रमों के लिए है, वो क्या करता है? सहयोग करता है। इससे भारत का भी जो सांस्कृतिक परिषद है वो एक तरह से समझौता किया है, दोनों में आदान प्रदान होता है। और आगे नोट कर लीजिए थोड़ा सा। कैनेडी सेंटर भारतीय पर्वों का एवं शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन। कैनेडी सेंटर भारतीय पर्वों का एवं शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन करता रहता है या प्रदर्शनी लगाता रहता है। भारतीय पर्वों और शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रदर्शनी करता रहता है। कैनेडी सेंटर एक सेंटर है, जैसे यहाँ पे बन गया है, होता है ना कई जगह NCC ZC सुनते हैं ना आप लोग, जो सांस्कृतिक से बड़े बड़े शहरों में एक उस तरह का वो बना रहता है। जैसे दिल्ली में कोई कार्यक्रम होता कहाँ होता है? जैसे प्रगति मैदान में हो रहा है। जैसे अभी बनारस में रुद्राज कन्वेंशन सेंटर बना बनारस में, तो जितने कार्यक्रम होते हैं उधर के वहाँ होते हैं। इसी तरह एक सेंटर है, वो बड़ा सेंटर होगा जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम, कोई सम्मेलन होता है तो उसके ऐसा नहीं कि केवल सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए, कोई भी सम्मेलन हो रहा है तो कराता होगा, लेकिन भारतीय संबंध में जो कार्यक्रम होते रहते हैं वहाँ होते हैं। उसका नाम क्या दिया गया है? कैनेडी सेंटर। जैसे कन्वेंशन सेंटर है उनके नाम पर कर दिया गया। कैनेडी कौन थे वहाँ? पहले वहाँ के राष्ट्रपति थे। क्या बता रहा है? कार्यक्रमों का प्रदर्शन हाँ करता रहता है। भारतीय दूतावास प्रमुख भारतीय पर्वों को मनाने के लिए भी विशेष आयोजन करते हैं। भारतीय दूतावास प्रमुख भारतीय पर्वों को मनाने का भी आयोजन करते हैं। जैसे दूतावास में अधिकतर भारतीय रहेंगे तो कोई भी पर्व त्योहार भारतीय रहेगा तो लोग मनाएंगे ना, और वो भी आयोजन इस तरह का करते हैं जिससे दोनों देशों के सांस्कृतिक आदान प्रदान विनिमय होता है। ये हो गया भारतीय अमेरिका सांस्कृतिक सहयोग। अगला पॉइंट नोट करिए, भारतीय प्रवासी एवं शिक्षा। जैसे अभी बताया ना कि अमेरिका में अधिकतर सिलिकॉन वैली में क्या है? रहने वाले भारतीय, और पूरी अमेरिका की जनसंख्या का लगभग 1%, 3 से 4 मिलियन वहाँ भारतीय रहते हैं, जो IT पेशेवर हैं खासकर। इससे क्या है, भारत और अमेरिका का संबंध जो है, अगर भारतीय जितने हैं वहाँ पे अच्छे आप देखेंगे IT प्रोफेशनल है। माइक्रोसॉफ्ट के इस समय कौन है CEO? नहीं, गूगल के कौन थे? अभी सत्य नडेला थे ना, सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, ये लोग कहाँ से? सब इंडियन। पेप्सिको की कौन होती? इंदिरा, पहले इसकी इंदिरा नूई। जितनी अमेरिकन कंपनियां अधिकतर उधर देखेंगे तो उनके CEO MD भारतीय होते हैं। और वो लोग क्या होते हैं? NRI, मतलब प्रवासी भारतीय होते हैं। उनकी नागरिकता यहाँ की रहती, वहाँ की भी ले लेते हैं। इस पे भी क्या होता है? तो दोनों देशों का आदान प्रदान
वो प्रवासी भारतीय होते हैं, जो क्या होता है उससे अगर जितने जिस देश के प्रवासी भारतीय दूसरे देश में रहेंगे उस देश की मुद्रा हमको मिलेगी। वहाँ कोई वेतन पाएंगे डॉलर में पाएंगे, तो हमको वहाँ की मुद्रा जैसे अपने यहाँ भेजेंगे ना अपने घर पे अपने संबंधियों को, तो इससे क्या होती है अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है। इस चीज को नोट कर लीजिए बस। प्रवासी भारतीय एवं शिक्षा, अमेरिका में रहने वाले भारतीय और अमेरिकी भारतीयों, देखिए दो चीज नोट करा रहा हूँ, बता रहा हूँ। अमेरिका में रहने वाले भारतीयों और अमेरिकी भारतीयों की संख्या लगभग 3 से 4 मिलियन है। 3 से 4 मिलियन है। देखिए यहाँ दो चीज नोट कराया हूँ, भारतीयों और अमेरिकी भारतीय। कुछ तो है कि अभी काम करने गए हैं, नौकरी कर रहे हैं, जिनकी नागरिकता भारत की है उनको भारतीय, अमेरिकी भारतीय जिन्होंने अमेरिका की नागरिकता ली NRI हो गए। और इन्हीं देखिए प्रवासी दिवस जब को किया जाता है, मनाया जाता है, हर एक साल के अंदर मनाया जाता है। 2 साल, 1 साल के अंदर हो गया 2 साल ना। जिसे इस साल कहाँ हो रहा है, इस समय प्रवासी भारतीय दिवस उड़ीसा में 2-3 दिन पहले भी उद्घाटन हुआ है। हाँ वही 9 को, और 9 को क्यों मनाया जाता है, गांधी जी लौट कर आए। गांधी तो अभी उद्घाटन हुआ है ना, मोदी जी किए थे। और इस समय कौन उसमें होता है मुख्य और किसी देश का एक बनते हैं युगांडा के, पता नहीं कोई। ये था कि वे देखे थे कि 2-4 दिन पहले आया, तो ये नव पूरा होगा, तो उड़ीसा में हो रहा है, भुवनेश्वर में। प्रत्येक 2 वर्ष पे क्यों मनाया जाता है? इसका ये मतलब कि हर साल कोई उसका वो नहीं है। 2015 की पहले एक वर्ष पे मनाया जाता हाँ तो जैसे ये होता है कि हर साल मनाए जाने पर हो सकता है कि लोग न जुटे कारखान, जो चीजें देखिए हर साल होती है तो आदमी उसको थोड़ा सा वो करने लगता है, अलर्ट से लेने लगता है। हो सकता है कि 2 साल मनाने का हो रहा है कि 2 साल पे एक बार हम करेंगे तो और भव्य आयोजन करते रहेंगे और सभी लोगों को बुलाएंगे। जो हर साल हो रहे हैं तो उसको आदमी कहता है चलो उतनी बार नहीं की, उतनी वो नहीं होती है, किसी भी चीज़ वैल्यू नहीं रह जाती। और इसका वो कोई कारण नहीं हुआ। बहुत से ऐसे थे, द्विपक्षीय वार्ता भी जो होती है कई देशों में, जिनका पहले नियम था कि हर हम 5 साल को करेंगे, फिर रोक देते हैं, 10-10 साल को करने लगते हैं, अगर जरूरत पड़ती है कम कर लेते हैं। और कुछ नहीं है, जैसे आयोजन जो होते हैं बड़े इसीलिए थोड़ा सा समय देते हैं, इसकी महत्ता बनी रहे। जैसे क्रिकेट हो या और कोई भी वर्ल्ड कप कितने सालों को होता है, अक्सर 4 साल का होता है, और इसीलिए उसकी महत्ता है जो 4 सालों को हो रहा है। कुछ किसी साल वही बात है कि उसका उतने नहीं महत्ता रह जाती है जितना ODI की महत्ता है उतनी उसकी है नहीं, वो किया जाता है ना। तो जो चीज़ हर साल हो गई उसकी वैल्यू थोड़ी सी हो जाती है। और 4 साल और 3 साल को नहीं, किसी साल देखेंगे तो 3 ही साल हो जाते हैं। इसका उसके लिए होगा कि हम आयोजन को और अच्छे ढंग से मना लें, और कोई इसका नियम नहीं कि 2 ही साल में क्यों करते हैं। हो सकता है आगे बढ़ा के वो कर लें, फिर इनको जरूरत पड़े कि अधिक देशों के प्रवासी आने लगे, संख्या हमारी बड़ी हो रही थी, 1-1 साल में करने लगे। तो प्रवासी जो हैं अमेरिका में अधिकतर हैं, और इनकी संख्या कितनी है, 3 से 4 मिलियन। पूरी अमेरिकी जनसंख्या का लगभग कितना % है, 1%। तो ये चुनाव में भी बहुत वहाँ पे जैसे कई स्टेटों में जहाँ पे हैं ये महत्वपूर्ण रोल करते हैं। इसके पहले जब चुनाव हुआ था, जब जो बाइडेन जिसमें चुनाव जीते थे, इसके पहले वाला हुआ था ना, अपनी बार तो फिर ट्रंप जीत गए। तो ट्रंप जब जीते थे, नहीं जीत पाए थे, उस चुनाव में उन्होंने मोदी जी को लेके हाउडी मोदी कार्यक्रम एक कराया था, वहाँ भी कराया था और यहाँ भी कराया था, अहमदाबाद में। एक इसका उद्देश्य ये था कि डोनाल्ड ट्रंप को ये लगा कि हम इनको लेके कार्यक्रम कराएंगे तो जो प्रवासी भारतीय हैं वो हमारी तरफ झुकेंगे, हम वोट करेंगे।
लेकिन दुर्भाग्य से उनका वो जो पासा था फिट नहीं बैठा, वो चुनाव हार गए। इसी का होता है कि हम प्रवासी भारतीयों को अपने तरफ करने के लिए वो करेंगे। अब की बात दूसरा होता, भारत उस चुनाव से अपने को दूर रखा, अन्ना भारत उतना वहाँ की खुशी हुई क्योंकि अब की बार दूसरी सरकार थी, फिर ट्रम्प जी चुनाव जीत गए। अभी शपथ नहीं होगी कि हो गई? हाँ, 20 होने वाली है। वहाँ का चुनाव बहुत 6 महीने पहले होता है। हाँ। 6 महीने पहले होता है। हाँ, चुनाव सब आ जाता है, कार्यक्रम फिर होता है। अभी क्योंकि अभी चल रहा है निमंत्रण वाला कि कहाँ मिला क्या नहीं। जयशंकर प्रसाद जी को हाँ, वही समय है। और वहाँ 4 ही साल में चुनाव होता है, तो लगता है कि कितना जल्दी चुनाव हो जा रहा है। 4 साल का होना, 1 साल पहले ही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। राष्ट्रपति कौन बनेगा, दोनों पार्टियों से, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। ये किस पार्टी के हैं? रिपब्लिकन। बराक ओबामा डेमोक्रेट थे, ये भी डेमोक्रेट थे इसके पहले। और रिपब्लिकन जो माने जाते हैं, थोड़ा सा और माने जाते हैं कट्टर है इनकी तुलना में, जैसे ट्रम्प। तो हम क्या बता रहे हैं? प्रवासी भारतीय और शिक्षा। अमेरिका में प्रवासी भारतीय और शिक्षा में बहुत दोनों का संबंध गहरा है, क्योंकि वहाँ जनसंख्या प्रवासी भारतीयों की ज़्यादा है और वहाँ नौकरी करने वाले, वहाँ के विश्वविद्यालयों में स्टूडेंट प्रोफेसर्स बहुत भारतीय काफ़ी, इसलिए दोनों का आदान प्रदान इसमें भी होता रहता है। आगे से नोट करिए, कहाँ तक नोट करवाएं? 3 से 4 3 से 4 मिलियन, जो कुल अमेरिकी आबादी का लगभग 1% हिस्सा है। 1% हिस्सा है। इनमें व्यवसायी, शिक्षाविद शामिल है। इनमें व्यवसायी, शिक्षाविद शामिल है, जो कि अमेरिका की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज पर गहरा प्रभाव डालते हैं। हो गया? और आगे नोट करिए, ये अमेरिका भारत संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। ये अमेरिका भारत संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। भारत अमेरिका के बीच शिक्षा में भी बहुत मजबूत सहयोग है। वर्तमान में 2 लाख भारतीय छात्र लगभग ये कीजिएगा नियर अबाउट आगे, लगभग 2 लाख भारतीय छात्र अमेरिका में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, जैसे हो गया, प्रवासी भारतीयों की अभी बात कर रहे थे कि जैसे वहाँ के पॉलिसी में जिस स्टेट में ज़्यादा हैं, जहाँ वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, अभी एक उदाहरण इससे समझ सकते हैं, अभी दिल्ली में चुनाव हो रहा है,
और दिल्ली में रहने वाले अधिकतर लोग कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश। विदेश के नहीं, भारत के ही अन्य राज्यों के। रोहित उत्तर प्रदेश बोले? अच्छा, प्रदेश बोले, हम कहें विदेश बोल रहे हैं। नहीं, उत्तर प्रदेश बोले। उत्तर प्रदेश, बिहार, यही नहीं और स्टेट के भी हैं, हरियाणा, बहुत अधिक लोग हैं। जो जितने दिल्ली से अगल बगल के स्टेट हैं बहुत ज़्यादा है। इन चीज़ों को लेके क्या हो रहा है, सबको लुभाने की बात की जा रही है। दोनों पार्टियां जो मुख्य पार्टियां हैं इस समय क्या कर रही हैं, ऐसा कुछ कर रही हैं कि जो प्रवासी मतलब दिल्ली के ही कहिए जो प्रवासी भारतीय हैं, एक तरह से उनको प्रवासी ही कर लेंगे, प्रवासी नहीं होना चाहिए, ये अदर स्टेट के लोग हैं, उनको कैसे लुभाया जाए, ये कैसे हमारा साथ है। जैसे मुंबई के चुनाव में क्या हुआ था, अरे महाराष्ट्र में, वहाँ भी देखकर उत्तर प्रदेश के, बिहार के लोग, तो वहाँ की जो पार्टियाँ हैं, क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, शिवसेना, मनसे क्या करती हैं, इनके साथ दोहरा व्यवहार करती हैं, गलत व्यवहार करती हैं, बीच बीच में तमाम हिंसात्मक वो करते हैं। क्या होता है, इससे संख्या जो इनकी ज़्यादा है तो उनके प्रति विरक्ति होती है, कहते हैं इनका हम साथ नहीं देंगे। यही चीज़ें दिल्ली में चल रही है। दिल्ली में दोनों जो मुख्य पार्टियां क्या कर रही हैं, ऐसा घोषणा कर रही हैं, ऐसी वो चीज़ें कर रही हैं कि जिससे उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा के लोगों को दिल्ली में उनके फेवर में वोट करें, उनको फायदा मिले। जैसे कुछ नेता हैं, अभी नाम नहीं लेंगे, अभी बहुत तो चल रहा है, भारतीयों को कहें कि इनको बाहर, अन्य राज्य भारतीयों को इनको बाहर कर देना चाहिए, दिल्ली में आके गंदगी फैला रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। एक नेता है तो अपना कर रहे हैं, नहीं यही तो हमारी दिल्ली की वो रीढ़ है, जितना काम हो रहा है मुख्य रूप से यही कर रहे हैं। देखें वहाँ बिहार के कई नेता हैं, बिहार के बहुत से नेता हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत नेता हैं। जिन क्षेत्रों में ज़्यादा जैसे देखेंगे कि बिहार के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, हरियाणा के लोग, कुछ उसी क्षेत्र के लोगों को प्रत्याशी भी बनाया जाता है। तो मैं इस चीज़ को इसलिए कह रहा हूँ कि अमेरिका में जिस राज्य में, जैसे कैलिफोर्निया में, सिलिकॉन वैली क्षेत्र में प्रभावित करते हैं, इसी चीज़ को लेके इस तरह उत्तर भारत में भी होता है कि ऐसी योजना हम ऐसा वो करें, लोग युवाओं को करें कि जैसे हमारे प्रति आकर्षित हो और हमको वोट करें। तो ये राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं ना, जैसे मैं कहा कि समाज को, राजनीति को, शिक्षा को प्रभावित कर रहे हैं, तो वहाँ भी प्रभावित करते हैं। अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, भारत अमेरिका सामरिक ऊर्जा साझेदारी। एक समझौता हुआ था, इसमें 4 समझौते मुख्य रूप से हुए थे। भारत अमेरिका सामरिक ऊर्जा साझेदारी, इसको समझ लीजिए, फिर नोट करवा देंगे इसको। यह है काफी बड़ा, लेकिन 4 समझौते जो मुख्य रूप से हुए थे उनके पॉइंट को हम नोट करा देंगे। देखिए ये समझौता कब हुआ था, अप्रैल 2018 में। यह समझौता ऊर्जा के क्षेत्र में हुआ था, इसको नाम दिया गया था भारत अमेरिका सामरिक ऊर्जा। सामरिक का मतलब स्ट्रेटजिक, जैसे हर क्षेत्र में वो करें। जैसे इस पे क्वेश्चन आ जाए अभी आप लोगों को, अमेरिका संबंध आ जाए, भारत अमेरिका संबंधों की सामरिक रणनीति को करें, तो उसमें सब चीजें आती हैं। ये सामरिक ऊर्जा साझेदारी, इसको SEP नाम दिया गया था। क्या हो जाएगा, स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप, इसको नाम दिया गया। तो आगे नोट करना हो नोट कर लीजिए, उसी कोष्टक में लिख लीजिए। इसमें 4 क्षेत्रों में मुख्य रूप से समझौते हुए। कौन कौन से क्षेत्र थे? पहला तेल और गैस के क्षेत्र में एक दूसरे का हम आदान प्रदान करें। जैसे अमेरिका भी बहुत बड़ा तेल उत्पादक हो, सऊदी अरब और खाड़ी देशों के बाद अमेरिका में भी तेल गैस का उत्पादन बहुत होता है।
कभी कभी जो अमेरिका है होता है कि खाड़ी देशों में हमला करता है इसका ही माना जाता है इधर से एक रणनीति के तौर की उधर के जैसे अगर हमला हो गया, लड़ाई हो गई तो वहाँ से तेल उत्पादन ठप हो जाता है। आप लोग देखें कि जब भी खाड़ी देशों में संकट आता है तो तेल के दाम बढ़ जाते हैं, खास करके पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ जाते हैं ना। जब वहाँ से दाम बढ़ जाएंगे तो वो लोग कहाँ से और चीज़ें लेंगे, अमेरिका से लेना चाहेंगे। अमेरिका भी अपना ही इसमें साधता है। फिर अगला इसमें है विद्युत ऊर्जा में सहयोग हुआ है कि हम एक दूसरे का वो करेंगे। अमेरिका यहाँ कोई प्लांट लगाए, बहुत सी भारतीय कंपनियां जो हैं विद्युत ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत काम कर रही हैं। खासकर अमेरिका में तो उधर ही उतना वो तो हमसे लेगा नहीं, उसके यहाँ खुद इतनी ऊर्जा है। लेकिन छोटे देशों में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, नेपाल में, जैसे अडानी पावर कंपनी सिमम बांग्लादेश में, पाकिस्तान में भी काम करती है, नेपाल में काम करती है। तो दोनों देशों के जब संबंध खराब होते हैं तो क्या होता है, इनके भी आर्थिक हितों का नुकसान होता है। अगला है ऊर्जा, नवीकरण ऊर्जा। नवीकरण ऊर्जा क्या होती है? जो नए सोर्स जैसे परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब क्या माना जाता है? नवीकरण ऊर्जा के साधनों। परंपरागत ऊर्जा में क्या होता है? पेट्रोलियम हुआ, कोयला हुआ, ये सब चीजें क्या है? परंपरागत ऊर्जा। तो नवीकरण ऊर्जा में ये माना जाता है जिससे प्रदूषण नहीं होता, इस पे ज्यादा उतरना चाहिए। जैसे भारत में इस समय देखेंगे आप लोग बहुत बड़े बड़े सौर प्लांट लगाए जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े सौर प्लांट लगा रहे हैं, जा रहे हैं बड़े बड़े। विश्व के सबसे बड़े बड़े सौर प्लांट भारत में लग रहे हैं। अभी राजस्थान में लगा है, फिर उत्तर प्रदेश में झांसी क्षेत्र में। इधर आप लोग कभी जाएंगे झांसी, बांदा, हमीरपुर की तरफ ट्रेनों से तो देखेंगे 1-1 किलोमीटर तक सौर प्लांट जो उसके उनकी प्लेटें खेतों में आपको दिखेंगी। और भारत सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक सौर गठबंधन का भी गठन किया था। उसमें बहुत से देश हो गए, 100 से ऊपर देश हो गए। अभी हाल ही में नेपाल उसका 100वां देश बना। और इसका मुख्यालय भी कहाँ है? काठमांडू। इसको मैं पूछे थे सौर गठबंधन का। अब पिछले क्लास में बताया था, इसीलिए क्वेश्चन इस तरह आता है ना, पूछ लेते हैं। काठमांडू में, इंडिया में सौर गठबंधन का मुख्यालय इंडिया में। दिल्ली है तो बस इंडिया प्रोग्राम सही हरियाणा। इंडिया में भी तो बहुत सी जगह है। गुड़गांव, इसको हम किसी चीज़ में भी किसी क्लास में बताए तो नवीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बहुत से उपाय किए जा रहे हैं। तो सौर गठबंधन इसी के अंतर्गत अगर हम इसको अगर इसमें बढ़ाना चाहें इन्वर्टर, तो सौर गठबंधन का भी ऐड कर सकते हैं। इसमें सौर गठबंधन का उद्देश्य क्या है कि सौर ऊर्जा से इतने जो सौर ऊर्जा होती है इसमें बहुत शक्ति सब आती है, सब नष्ट होती है। अगर इसको हम एक कर लें, कलेक्ट कर लें और इससे अपना वो करें तो हमको ऊर्जा की जरूरत ही नहीं। इसीलिए कुछ क्षेत्रों में इसको और अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मैदान। छतों पर देखिए इस समय बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जितनी आपसे हैं सरकारी, आप लोगों को देखेंगे वहाँ सौर प्लेटें लगी। सड़कों के किनारे किनारे जितना वो कर रहा है सौर ऊर्जा से कर रहा है। आप लोग उधर कभी अयोध्या जाइए, यहाँ पे वहाँ किनारे पे 4-5 किलोमीटर का बंधा बना है बहुत पुराना, उस पर भी बहुत लगी। नया घाट नाम वहाँ से लेके वहाँ कार घाट, उस पर सौर ऊर्जा से चलने वाली लाइटें लगी। तो जितने स्टेट में से बड़ी बड़ी अब सिटियाँ हैं वहाँ सब क्या हो रहा है, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। तो नवीकरण ऊर्जा में सब चीज़ें आती हैं। अगला है इसमें कोल के क्षेत्र में, कोयला के क्षेत्र। कोयला भंडार जो होता है क्या है, वो तो सीमित है, उसको तो बढ़ाया नहीं जा सकता है। अभी इंडिया में देखते हैं आप लोग बीच में कोयला बहुत महंगा हो जाता है। जैसे हम लोग कोयला का यूज करते नहीं तो हम लोग को नहीं पता लगता है।
लेकिन जिनका यूज होता है इसे यूज उद्योग में, अगर किसी कोई परिचित हो किसी के पास तो वो जानेगा कि उस समय क्या स्थिति रहती है। बहुत चीज़ों का दाम बढ़ जाते हैं, बहुत कोयला कम हो जाता है, खनन रोक दिया जाता है। इसीलिए भारत के पास जितना कोयला सोचता है कि हम अगर हमको कहीं सस्ता मिल रहे हैं तो अपना भंडार हम सुरक्षित रखे रहें, कहीं से और ले लें। कोयला उत्पादन में सबसे अधिक कहाँ कोयला उत्पादन? झारखंड उड़ीसा में जहाँ होता ही है, और वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पे चाइना है, चाइना, इंडिया है। चाइना, अमेरिका, इंडिया, यही 3 देश हैं। तो सब सोचते हैं कि ये सीमित भंडार है तो इसको हम बचा कर रखें। और इंडिया में तो बंगाल, उड़ीसा, झारखंड वही बेल्ट है, वहाँ तो कोयला की खानी उसी के लिए फेमस ही। झरिया खान है, रानीगंज है पश्चिम बंगाल में, हाँ? वो तो हर जगह है, उसे आ जाइए थोड़ा थोड़ा। लेकिन जो मेनली जो जहाँ से है ये 3-4 स्टेट है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। जो भारत में जितने खनिज पाए जाते हैं किस उसमें पाए जाते हैं, लगभग इसी बेल्ट में। उस बेल्ट में कौन सा पठार है, क्या नाम दिया गया उसको? नागपुर पठार। खनिज इधर पाए जाते हैं, फिर उधर भी कोयला उत्पादन होता है, कर्नाटक के क्षेत्र में। लेकिन मेनली जो है कोयला उत्पादन इस बेल्ट में होता है। कर्नाटक में भी है, धारवाड़ क्षेत्र की जो वो है खनिज का, और सब ये सब जो है जितना भी है क्या है, सीमित है ना, इसको तो हम बढ़ा सकते नहीं। कोयला कैसे बनता होगा तो दूसरी वो है, आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे जीवाश्म कैसे वो बनता है। तो जितना बन गया वो बन गया, या तो इसको बनाया जाता है इस तरह जो कोयला बनता है लकड़ी जला के, उतना वो नहीं होता है जो चट्टानों से उतना निकलता रहता है। खासकर अभी कभी आप लोग झारखंड और उत्तराखंड देखिए, उस क्षेत्र में प्रदूषण भी बहुत होते हैं, और कोयला खदान के लिए लोग खोद देते हैं 1 किलोमीटर गहरी खाई, गैसें निकलती हैं। कभी कभी देखेंगे कि कोयला खदानों मजदूर फंस जाते हैं, अभी मजदूर फंस जाते हैं, उनके देखेंगे उनके बहुत कोयला का जो उत्पादन निकालना होता है बड़ा कठिन होता है। यहाँ लाइट लगा के वहाँ से कहीं अंदर हो रही है चट्टानें, डायनामाइट से तोड़ते हैं लोग, टूट गई, कहीं से पानी आ गया, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। इसमें भी सहयोग है कि हम भारत अमेरिका इस ऊर्जा समझौते में कि आराम से निकाल लें, हमारे जान माल की क्षति हो। इसको नोट कर लीजिए। इसको चारों पॉइंट नोट करा देते हैं, ठीक, नोट करिए आप। बाद में ये नोट कर लीजिए हेडिंग, क्या सर? ये बाद में हेडिंग नोट कर लें। अमेरिका भारत सामरिक ऊर्जा साझेदारी कब हुआ? लिखा है, अमेरिका भारत सामरिक ऊर्जा साझेदारी। चलिए नोट करिए। अमेरिका ऊर्जा के क्षेत्र में तो नोट करा रहे हैं, इसमें आगे आएगा, आप बाद में आइए बताएगा। अमेरिका ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार बनकर उभरा। जैसे 60 नोट्स आ जाए इसी चीज पे लिखने, तो कुछ चीजें आपको बढ़ा के लिखने पड़ेगी। एक महत्वपूर्ण भागीदार बन के उभरा। दोनों देशों के मध्य अप्रैल 2018 में शुरू की गई द्विपक्षीय द्विपक्षीय मतलब दोनों पक्ष, हाँ,
सामरिक ऊर्जा, द्विपक्षीय सामरिक ऊर्जा साझेदारी, कोष्टक SEP लिख लीजिएगा, ऊपर लिखे होंगे तो रहने दीजिए समझने के लिए। EP यहाँ लिखा, स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप, साझेदारी अत्यंत या अधिक विश्वसनीय, अधिक विश्वसनीय। इस भागीदारी को 4 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। इस भागीदारी को 4 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है, भागों में बांटा जा सकता है। जैसे 4 भागों में आप बांट लिए तो इसको एक एक भाग में छोटा छोटा एक एक पैराग्राफ करके बढ़ा के लिखने में आसानी रहती है। इसी चीज को क्यों बांटा जाता है कि हमारा जो बांट के पढ़ने पे या कुछ काम करने पे जो होता है अच्छा होता है। पहला इसमें नोट करिए, तेल और गैस के क्षेत्र में, तेल और गैस के क्षेत्र में ऊपर कहाँ से पहुंच जाता है सब, तेल और गैस के क्षेत्र। दूसरा नोट करिए, इसमें बता दिए कि दोनों में तेल और गैस के क्षेत्र में समझौता है। दूसरा विद्युत ऊर्जा और विद्युत दक्षता, ऊर्जा दक्षता नोट करिए, ऊर्जा दक्षता, विद्युत ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता। अगला पॉइंट नोट करिए, नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा। अगला पॉइंट नोट करिए, कोयला क्षेत्र, कोयला क्षेत्र में या कोल क्षेत्र। इसमें एक चीज और नोट कर लीजिए, तीसरे में सतत विकास। सतत विकास क्या है? देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा से ही सतत विकास को किया जा सकता है। सतत विकास का मतलब है कि हम अपना विकास तो करें लेकिन ऐसा कुछ ना छोड़ के जाए जैसे जिससे जितना विकास होता है उतना प्रदूषण हो रहा है, सब चीजें हो रही हैं, इन चीजों को हानि न पहुंचे, मानव सभ्यता को हानि न पहुंचे। सतत विकास इसी में आ जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब इसको एक कहा जाता है कि हम विकास करते रहें लेकिन हमारी जो मूल चीजें वो नष्ट ना हो, हमको और नुकसान ना हो। किससे होगा? हम कोयला का बहुत उत्पादन करते हैं, प्रदूषण भी तो होता है। तो नवीकरणीय ऊर्जा रहेगी तो इसमें प्रदूषण की संभावना नहीं, इसीलिए इसमें क्या जोड़ दिया गया है? सतत विकास भी जोड़ दिया गया है। सतत का मतलब कि कंटिन्यूअस है, हाँ कंटिन्यूअस चलता रहे और इससे नुकसान ना हो। अब उस तरह सतत विकास बहुत बड़ी चीज है, आप पढ़ेंगे तो इस पे आ जाता है, सतत विकास में निबंध लिखने को आ जाता है, कई बार PCS में IAS में आया है। लेकिन ऐसे समझिए कि जैसे है कि हम विकास तो कर रहे हैं लेकिन उससे मानव सभ्यता को, हमारे पर्यावरण को, खास करके एनवायरनमेंट को हानि ना हो। हम डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, हमारी नदियां आप देखिए कैसी होती जा रही हैं। मौसम देखिए, दिल्ली में ये हालत हो जाती है कि बीच बीच में RD1 करना पड़ता है ना कि इस नंबर की गाड़ियां चलेंगी, इस नंबर की, हमारा जबकि वो राजधानी है। धुंध अचानक आ जाएगी, इस समय तो मान लीजिए धुंध है, ठीक है, लेकिन वहाँ जाएंगे, व्हाइट कपड़ा पहन के आप निकल जाएं दिल्ली में, शाम तक आएंगे, इतना प्रदूषण है, उस पर ब्लैक ब्लैक वो मिलेंगे आपको डार्ट्स। छोटे शहरों में भी बहुत स्थिति
खराब है। अभी एक डाटा आया है, उसमें भारत में बहुत से ज़्यादा प्रदूषित शहर है, खास करके इस क्षेत्र में बिहार, झारखंड, और बंगाल, यहाँ और प्रदूषित क्षेत्र है। जितने सब जो प्रदूषित हैं सब उत्तर के हैं और जो साफ वाले हैं सब दक्षिण के हैं। दक्षिण के है, मध्य के भी हैं। सबसे अच्छा भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन? इंदौर। इंदौर, वो तो मध्य में ही है। इस साल भी वही है। तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु का असली की बस। अच्छा, स्वच्छ सबसे नया डाटा आया। अच्छा, इस साल का गया होगा, 24 का है वो। यस। हाँ, तो जैसे अधिकतर आप देखेंगे तो उधर के ही, साउथ के और मध्य के। एमपी के कई स्टेट जैसे अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में, उसको भी साफ का वो मिलता है। मान लीजिए पहले बना हो, दूसरे 10 टॉप 10 में उतर रहे हैं। और इधर के क्षेत्र जो हैं सब गंदे में आते हैं। दिल्ली सबसे ज्यादा। ऐसा क्यों? सर जनसंख्या वहाँ पर, जनसंख्या के अलावा यहाँ के लोगों का कल्चर भी है। हमें यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ रूम में देखते हैं, पढ़ने का मतलब साफ सफाई भी है। अभी बच्चे आएंगे, अभी लॉ का पेपर चल रहा है, सब वहीं बैठते हैं बच्चे, कॉमन रूम के सामने बच्चियाँ सब बिस्किट खाएंगे, वो खाएंगे। पूरा जो कोर्ट है बैडमिंटन, हम लोग साफ पाते देखते हैं। वहीं डस्टबिन है, वहाँ कोई ले जाकर नहीं ये सरकार ने नहीं लिया। इसमें अवेयरनेस और अपनी उसकी भी कमी है, जागरूकता की कमी। जागरूकता भी कमी है। जागरूकता है सर, कोई करना नहीं था अभी ये सब। नहीं तो जागरूकता का मतलब क्या है? जागरूकता का मतलब कि जागरूकता होनी चाहिए, सोचने से नहीं हो, कि हमको खुद करना पड़ेगा ना, शुरू करनी पड़ेगी। गांधी जी को इतना महान क्यों कहा जाता है? खुद वो शुरू कर, वो दूसरे को नहीं करते। वो देखे कि ठीक है कि भारत में उस समय प्रॉब्लम थी, कपड़ा लोगों को नहीं मिल रहा था ढंग से पहनने, तो एक धोती में वो करने लगे, जबकि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। उस जमाने में वो इंग्लैंड से पढ़ के आए थे, उनको क्या जरूरत थी? या उस समय वकालत का पेशा सबसे अच्छा पेशा माना जाता था। उनको वो चाहते तो बढ़िया से वकालत करते, खूब मजे में। उनको क्या पड़ी थी? एक तो लाठी लेके, धोती पहन के, अपना उसी में खड़ाव पहन के चले। कोई व्यक्ति महान है तो इसलिए उसके पीछे कुछ है, मतलब आप बोलने को छोड़ दीजिए, कोई लोग बोले कि ऐसे थे वैसे थे। जी, मानव जीवन एक बार मिलता है तो सब लोगों का होता है कि हम अपना, अभी तक लोगों का स्वार्थ क्या है कि हमसे क्या मतलब, जो हो रहा है होने, हम अपना पढ़ लिख के कुछ हो जाएं, कोई बिजनेस कर लें, मस्त रहें, हमारे परिवार के लोग हो रहे। सब लोग अगर ऐसे सोचने लगे विदेश चलेगा, एक कल्चर का हो। और जबकि शिक्षा कहाँ ज़्यादा देखेंगे, नौकरी के लिए सबसे अधिक लोग कहाँ परेशान रहते हैं? यूपी, बिहार, इस क्षेत्र को, हिंदी पट्टी बेल्ट जिसको बोलते हैं। यहाँ ट्रैफिक का भी देखेंगे आप लोग, बहुत हो रहता है। लाइन लगी है तो एक व्यक्ति लाइन छोड़ के तुरंत आगे निकल जाना चाहेगा, लेकिन साउथ में और अन्य जगह पे ये चीजें आपको नहीं मिलेगी। तो सतत विकास बता रहा था, सतत विकास का ही हो कि हमको ऐसी चीज भी करनी है कि जिससे हमारे पर्यावरण को, मानव सभ्यता को नुकसान न हो। देखिए, इसमें सुन लीजिए क्या क्या चीजें और शामिल हैं, इसको नोट करके आपको बता दे रहे हैं। इस संबंध में भारत अमेरिका के मध्य पावर ग्रिड को मजबूत करने, वही चीज आ रही है, आधुनिक बनाने, स्वच्छ, सस्ती एवं विश्वसनीय ऊर्जा का प्रयोग करने, पर्यावरणीय कार्य में सुधार करने, ये सब क्या आता है? उसी में आएगा। और दीर्घकालीन ऊर्जा का विकास करने, ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता आदि पर इसमें समझौता हुआ है। मतलब पर्यावरण का हमको नुकसान भी ना हो, हम विकास करें लेकिन मानव सभ्यता, पर्यावरणीय होना, और दीर्घकालीन ऊर्जा हो रहे। कोयला हम अभी निकाल लें, अभी हम सोच लें
ठीक है, आने वाली पीढ़ियाँ जो मन करे वो जितना कोयला हम उत्पादन कर लें, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। चलिए इसमें आगे नोट कर लीजिए थोड़ा डाटा। नोट करिए 2019-20 के दौरान, इसी के आगे से इसी में नोट कर लीजिए, थोड़ा सा डाटा तब पहले नोट करा दें। हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में है 19-20 के दौरान द्विपक्षीय हाइड्रोकार्बन व्यापार लगभग 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर तक पहुंच गया। बिलियन हाइड्रोकार्बन व्यापार लगभग 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर तक पहुंच गया, जो 17-18 की तुलना में 93% अधिक है। इस चीज को समझा दे रहे हैं, जो 17-18 की तुलना में अधिक। देखिए तब नोट रहे हैं 19-20 में कितना, लगभग 9 बिलियन हो गए, और 17-18 में कितना था, 17-18 की तुलना में कितना अधिक था, 93% अधिक। मतलब कि लगभग एक तरह से देख लें 100%। इस समझौते के बाद क्या होगा, चीजें बढ़ गई। हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में, हाइड्रोकार्बन बिजली उत्पादन में होता है, वही चीज है कि मतलब इतना 2 साल के अंदर में कितना ज्यादा हो गया, 20 में देखिए लगभग 100%। 93 क्या हो गया, लगभग नियर अबाउट इतनी चीजें बढ़ गई। ये क्या हुआ, इस समझौते दोनों देशों के व्यापार में, ये किसका असर रहा, इस समझौते का असर रहा। STP भारत स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप, सामरिक ऊर्जा भागीदारी। हम आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला वो है भारत अमेरिका, हाँ भारत अमेरिका का एशिया प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में संयुक्त रणनीतिक विजन जो प्रशांत महासागर है और एशिया में हिंद महासागर, एशिया उसको क्या इन दोनों का है, इस पे है कि हम एक संयुक्त वो बनाए इस क्षेत्र में, किसका प्रभाव कम करने के लिए, चाइना। इन दोनों देशों का वो है विजन है कि हम इस क्षेत्र को अपने सहयोग से, अपने उससे, क्योंकि अधिकतर व्यापार कहाँ से होता है, समुद्री मार्ग से ही होता है। और इस क्षेत्र में हिंद महासागर में जो चीन है क्या करता है, वो दखल देना चाहता है, क्योंकि इस क्षेत्र में भारत को छोड़कर अधिकतर छोटे देश हैं, तो वो उनको अपनी आर्थिक नीति से, सैन्य शक्ति से कई जगह डरा धमका के, कई जगह बेजा इस्तेमाल करके इस क्षेत्र में उतरना चाहता है इस्तेमाल। इसको लेके भारत अमेरिका का वो है कि विजन है। ऐसी को लेके एक संगठन बना है क्वाड। तो क्वाड जो बना है, इसमें कौन कौन से देश हैं, भारत है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। जापान और चाइना के संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, कुछ द्वीप है उनको लेके विवाद होता रहता है।
चाइना और जापान। और ये जो रणनीति भारत ये है, भारत इसमें शामिल होने में क्वाड में, इससे है कि अगर वो हमको घेर रहा है मोतियों की माला स्ट्रिंग ऑफ पर्ल नीति से, तो इसका भी हम चाइना को जवाब दे सके। ऐसा नहीं कि चाइना बहुत निश्चित थोड़ा सा होकर के भारत को घेर लिया, वो भी चारों तरफ से घिरा है। उसकी जापान से नहीं बन रही, उसके अंदर वियतनाम है, उसी से वो नहीं हो रही है। और ये जो क्वाड बना, इसमें मुख्य रूप से किसका उसका विजय, जापान के प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, इन्हीं के शायद हाल में हत्या हो गई है। शिंजो अबे की गोली मार दी गई थी ना, एक जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को भी गोली मार दी गई खाली। अब यही थी कौन थे जी, तो शिंजो अबे जो थे, इनका ये विजन था कि ऐसा हम एक संगठन बनाएं कि जिसको इस क्षेत्र में हम अपने सहयोग को करें, रणनीतिक सहयोग को बनाए रखें एशिया प्रशांत क्षेत्र में और हिंद महासागर क्षेत्र। और क्वाड की स्थापना 2007 में की गई। अब इसको हम थोड़ा नोट करा देंगे जैसे मूल डाटा है। और जैसे मैं बताया था कि अमेरिका के साथ 2+2 समझौता हुआ, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री। बाद में इसको बढ़ा के इनके साथ भी कर दिया गया कि क्वाड के जो मेंबर हैं उनके साथ भी किया जाएगा। 2+2 वार्ता होती रहेगी। हाँ, अगर कभी भी 2+ जो करा बताए थे द्विपक्षीय वाला, तो इसमें सिर्फ विदेशी और हर उसमें यही है। हाँ यही है, इसी के लिए किया ही गया है। और कभी बात अगर उसमें इतना तो नहीं लिखा गया है कि अब उसको हम पूरा दिन किए हों, इतना हो तो उसका कोई प्रतिनिधि जा सकता है, ऐसा कुछ हो नहीं। लेकिन 2+2 समझौते में मेन चीज क्या है, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री जो विदेशी संबंध और सामरिक रणनीति पे रक्षा सहयोग में अपना वार्ता करें। देखिए, और इसमें एक क्वाड जो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति को चाइना को एक तरह से कहा जाए तो जवाब देने के लिए भी, क्योंकि चाइना जो है दक्षिण चीन सागर और इन क्षेत्रों में उसकी गतिविधि दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जितने उसके पड़ोसी देश हैं सब परेशान है, भारत हो, जापान हो, म्यांमार हो, सब भले वो कुछ उनको दे रहा है। और चीन एक बेल्ट एंड रोड का वो भी करता है ना, रोड का वो बनाना चाहता है इस क्षेत्र में, उसका भी किसी से हम जवाब दे सकते हैं। तो रोड वाला उसका तो अभी इतना वो नहीं आ गया है कि वो कार्यान्वयन में आ गया है, लेकिन जो समुद्री रणनीति है उसकी भारत के अगल बगल तो उसकी रणनीति एक तरह से सफल होती जा रही है, लेकिन वो भी गिरा है खासकर जापान से उसकी इस मुद्दे पे जो उसके कई द्वीप हैं उनको लेके विवाद चल रहा है, उनके कब्जे को लेके, उनके पोजीशन को लेके। इन सब चीज़ों का क्वाड के माध्यम से क्या होता है, भारत चाहे तो इसमें शामिल होके उसको जवाब दे सकता है। इसीलिए हुआ ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और जापान। इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ठीक। चीन नहीं है इसका क्वाड में? चीन नहीं, चीन को ही तो करने के लिए है, तो चीन कैसे हो रहेगा। बाद में अगर ठीक है वो तो चीजें बदल जाती हैं। जिसे पहले रिक बना था, एक संगठन रिक बना था ना, रसिया, इंडिया, चाइना, ये बाद में ब्रिक बन गया, इसमें ब्राजील जुड़ गया, फिर बाद में ब्रिक्स बन गया, साउथ अफ्रीका जुड़ गया। अब बाद में इसको अगर परिस्थितियां चेंज होती है जोड़ दिया जाए बात दूसरी, लेकिन अभी तक क्या है इस क्षेत्र में हम, अब भारत एक कहेगा थोड़ी, अमेरिका कहेगा थोड़ी कि हम चीन को उसको करने के लिए, अब चीन मानता थोड़ी है कि हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल से भारत को घेरने के लिए कर रहे हैं। वो श्रीलंका में वो कर रहा है, कोई कार पाकिस्तान में कर रहा है, तो भारत विरोध दर्ज कराता है, तो एक नहीं कहता, वो कहता है कि हमारा कोई द्विपक्षीय हो, ये तो कहता नहीं कि हम भारत को घेरने के लिए कर रहे हैं। कोई कहेगा, कोई नहीं देश कहेगा। तो
तो बाद में इसमें जुड़ जाए कोई वो दूसरी चीज़ है, लेकिन अभी तक यही 4 देश हैं। इसमें नोट करिए, इसमें बहुत थोड़ा तेजी से हम लोग नोट करेंगे तो आज समाप्त हो जाए, आज और शुरू करने वाले हैं, लेकिन लग नहीं रहा है हो गए। क्या हेडिंग डलवाए हैं? भारत अमेरिका का एशिया हाँ तो इसमें नोट करिए, एशिया प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में आपस में जोड़ने वाले, एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र को आपस में जोड़ने वाले विश्व के 2 बड़े लोकतंत्र, विश्व के 2 बड़े लोकतंत्र अमेरिका और भारत, अमेरिका और भारत इस क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र के लिए संयुक्त रणनीतिक विजन बनाने पर सहमत हुए हैं। हाँ विजन आगे नोट कराया हमने हेडिंग में। विजन का मतलब क्या होता है कि हम आगे क्या करना चाहते हैं, हमारा विजन क्या है। जैसे एक चलता था ना 2020 विजन, 2020 तक उसको पाना था, अब वो आगे बढ़ गया, कब पाया जाएगा वो पता नहीं। विजन बनाने पर सहमत हुए। इस विजन की महत्वपूर्ण बिंदु निम्न है, कुछ बिंदु नोट कर लीजिए। इस विजन के महत्वपूर्ण बिंदु निम्न है। नोट करिए, भारत और अमेरिका क्षेत्रीय एवं वैश्विक विकास को, भारत और अमेरिका क्षेत्रीय एवं वैश्विक विकास को तेज करने में सक्षम है, तेज करने में सक्षम है। वैश्विक विकास को तेज करने में सक्षम है। दोनों देश अफ्रीका से लेकर पूर्वी एशिया तक, पूर्वी एशिया तक समावेशी विकास को प्रोत्साहित करेंगे, समावेशी विकास को प्रोत्साहित करेंगे। मतलब इस क्षेत्र का जो वहाँ से अफ्रीका से लेके यहाँ तक का जो क्षेत्र है, ये माना जा रहा है कि इससे अगर हिंद महासागर के जितने और प्रशांत महासागर से संबंधित देश हैं, इस देश में अगर क्षेत्र में भारत अमेरिका चाहें तो तेजी से विकास हो सकता है, और ये अन्य देशों के जो हैं इसके पास के सबको प्रोत्साहित कर सकते हैं। अगला नोट करिए, भारत अमेरिका समुद्री सुरक्षा पर विशेष ध्यान देंगे। भारत अमेरिका समुद्री सुरक्षा पर विशेष ध्यान देंगे। समुद्री सुरक्षा पर विशेष ध्यान देंगे। समुद्र में भी जब व्यापार होते हैं तमाम उसमें बाधाएं आती हैं, डाकू हैं, आग लग जाती है, नौकायन में आग भी लग जाती है बहुत ज़्यादा। कई बार ऐसे आती है बड़ी बड़ी ऐसा शॉर्ट सर्किट हुई या कुछ को आग लग गई, नाव पलट गई, आधी तूफान में फंस गई थी समुद्री और समुद्री डाकुओं से। इसमें इनका क्या है कि दोनों देश
समुद्री सुरक्षा पर विशेष ध्यान देंगे। दो और आगे इसी में नोट करिए, दोनों देश विशेषकर दक्षिण चीन सागर, दक्षिण चीन सागर, दक्षिण चीन सागर, दक्षिण चीन सागर में नौका वाहन या नौवाहन, नौवाहन लिखिए, नौका वाहन, नौवाहन, नौवाहन तथा इस क्षेत्र में हवाई उड़ान, हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व से परिचित है, स्वतंत्रता के महत्व से परिचित है, स्वतंत्रता के। क्यों इस पे विशेष ध्यान देना है? क्योंकि दक्षिण चीन सागर में जो नौका वाहन और हवाई उड़ान, इसमें इनको पता है कि इसका जो महत्व है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमको इस क्षेत्र की सुरक्षा और उस पर विशेष ध्यान देना है। देखिए और चीजें भी हैं कि जैसे ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण होकर तो हर सभी पक्षों से आह्वान किया है, सभी पक्षों से आह्वान किया है। आह्वान करना है मतलब कि अनुरोध किया है सबसे कि वे ताकत का इस्तेमाल करने और हम ताकत का इस्तेमाल करने, ताकत मतलब शक्ति, हाँ शक्ति का इस्तेमाल करने और धमकी देने से बचें, और धमकी देने से बचें। भारत अमेरिका दोनों ने आह्वान किया है कि वे ताकत का इस्तेमाल करने और धमकी देने से बचें। आगे नोट करिए और आगे उसी में धमकी कि हमारे क्षेत्र में आप वो कर रहे हैं, क्योंकि दक्षिण चीन सागर का मेन हुआ है ना, वही चीज़ आगे नोट करा रहे हैं। बस इस चीज़ की धमकी समझ में आ जाएगी, चीन की प्रभुत्व को कम करने। हाँ तो आगे आ रहा है, क्योंकि चीन इस क्षेत्र में क्या करता है, जब होता है तब वो समुद्री जो टेरिटरी है उसका उल्लंघन करता है, कहता है हमारे यहाँ तक वो है। आगे नोट करिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय कानून के माध्यम से शांतिपूर्ण उपायों, अंतर्राष्ट्रीय कानून के माध्यम से शांतिपूर्ण उपायों के जरिए क्षेत्रीय और समुद्री विवादों को, क्षेत्रीय एवं समुद्री कहाँ, पूरी लाइन बोलिए, कहाँ छूटा है? इसमें कई शब्द रहता है, मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, तब उनको भी इस किताब से देखने में भी उनकी वो करना सोचना पड़ता है। ये क्या नोट करा, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के माध्यम से शांतिपूर्ण उपायों के माध्यम से क्षेत्रीय समुदाय, क्षेत्रीय समुदाय नहीं, क्षेत्रीय और समुद्री
विवादों को निपटाने पर अपना ध्यान केंद्रित करें या शांति के माध्यम से विवादों को निपटाएं। समुद्री विवादों को निपटाने पर अपना ध्यान केंद्रित करें। जैसे इसमें बहुत कठिन शब्द कई रहते हैं तो उसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, लिखने में दिक्कत आपको समझे तो फिर वही चीज एकदम रिपीट करना थोड़ा सा हो जाता है। इसमें ये पॉइंट क्या है, इन दोनों देशों ने सभी क्षेत्रीय जो देश हैं आसपास के आह्वान किया कि हम एक दूसरे को धमकी देने या इन उपायों और इस तरह की चीज़ों से बचे, अपनी शक्ति का प्रयोग न करें। क्या करें? अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है, और अंतर्राष्ट्रीय कानून में सी ऑफ लॉ भी है, समुद्री विधि भी है, इतना इतना सब कुछ इसी में। तो उसके माध्यम से ही हम जो विवाद हों उसको निपटाएं। ये भी क्या कर रहे हैं, इनको भी तो करना है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तब इनका खुद क्या करता है, अमेरिका खुद इसका उल्लंघन करता है। अभी हाल लेकिन- 100% टैरिफ लगाने की तो वही बात है, तो सिद्धांत दूसरी चीज है, सिद्धांतों को तो हमको दिखाना है, सबको दिखाना है। इसीलिए कहा जाता है ना कि जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है क्या है, लुप्तप्राय बिंदु है, वाशिंग पॉइंट ऑफ लॉ है। सर ये 25 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ था। क्या? अंतर्राष्ट्रीय विधि। अंतर्राष्ट्रीय विधि कोई वो थोड़ी है कि एक चीज है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय विधि में बहुत से हैं। नहीं सर, हम लोग का भी आज एक पेपर था तो हाँ, आज पब्लिक और इंटरनेशनल जी लॉ सर, ये था तो हम लोग वो यूएनओ का वो लागू हुआ था चार्टर, यूएनओ चार्टर का वो लागू हुआ था 45 में, और उसमें बहुत सी विधि है। उसी में आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कन्वेंशन अलग, यूएनओ चार्टर वो अलग, समुद्री भी मतलब उसमें अलग अलग है। ICJ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस 2003 में लागू हुआ, उसी में बहुत सी जितनी विधियाँ हैं वो सब अलग आती है। वो सब किसके थ्रू आती है? यूएनओ के माध्यम से ही आती है। तो यूएनओ जो चार्टर लागू हुआ संयुक्त राष्ट्र का वो 45 में लागू हुआ। पहले वो राष्ट्र संघ था, मैं शुरू में पढ़ा रहा था आप लोगों को ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इस समझौते में जो था इसमें और चीजें हैं, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, क्वाड देख लेते हैं, नहीं तो और छूटा ही रह जाएगा। मतलब ये मेन चीजें हुई कि इस क्षेत्र में क्या करेंगे, भारत अमेरिका विकास करेंगे और इसी चीज को मिलजुल के रणनीति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कानून जो भी हैं उसके माध्यम से हम सॉल्व करेंगे समस्या को। धमकी और ताकत नहीं दिखाएंगे। अगर धमकी ताकत दिखाना रहे तो भारत अपने बगल में मालदीव, उसको तो जब चाहे तब उसको कर ले, इतनी दूर है, श्रीलंका है। इस तरह की चीजें होंगी तो सब देश करेंगे ना, कोई हमसे छोटा है तो हमसे बड़ा भी कोई है। इस तरह की चीजें होने लगे तो मानव सभ्यता और जो अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाए गए सब निरर्थक हो जाएंगे। इसीलिए इस पे जोर दिया गया। देखिए इसमें एक और चीज जोड़ी गई, इस क्षेत्र में आतंकवाद, पायरेसी, जनसंहार के जो हथियार हैं इनको हम इनके प्रसार को रोकेंगे। पायरेसी क्या होती है? पायरेसी जैसे कोई चीज है उसका गैर कानूनी ढंग से उसका प्रसार हो जाए, वो पायरेसी कहलाती है। जिसपे हमारा अधिकार हो और उसको कोई पा जाए उसका प्रसार करने लगे। जैसे मूवी रिलीज होने के पहले ही देखेंगे आप लोग, कोई मूवियाँ रिलीज हो जाती है, इंटरनेट पर चलने लगती है। जैसे अभी एक मूवी आई है गेम चेंजर आने वाली, जी सर, हम देख चुके हैं, देख चुके पास में आया है। आ गया ना, हमको एक देखिए आइडिया था। इनको लिंक मिल गया मूवी। अभी वो मूवी रिलीज ही नहीं हुई। सर गेम चेंजर कॉपीराइट का केस हो जाएगा सर। टिकट कराया था सर। नहीं तो उसके पहले ही कुछ उसका हो सर गया। देख लिए तो कॉपीराइट का केस हो जाएगा सर। नहीं तो होता है कॉपीराइट, यही पर तो पायरेसी इसी में चीज आती है, उसी चीज को बता रहा हूँ। तो
तो इस क्षेत्र के इन चीजों पर भी वो हुआ, इन चीजों को भी रोकने का हम प्रयास करेंगे। एक से एक हाई कर लें, देखिए आप लोग आगे बढ़िए। क्वाड नोट करते हैं, क्वाड। मतलब लागू नहीं हुआ, कोई चीज आया नहीं है, हाँ हाँ, उसके सर, पहले इसके अकॉर्डिंग तो ये भी हो सकता है पेपर लीक जो होता है कि पेपर हाँ, ये भी लीक से है, पहले ही किसी को मिल जाए। पेपर लीक तो बहुत दूसरा मुद्दा है, वो बहुत बड़ी चीज है। चलिए आगे, क्वाड, क्वाड नोट करिए। क्या सर? क्वाड, हाँ क्वाड, वो इसी क्षेत्र से संबंधित है। क्वाड बस इतना नोट कर लें कि कौन सर कौन। लिख दीजिए, सुनाई नहीं देता। क्वाड एक संगठन है अलग अलग। सर वही वार्ड लिखने जाते थे। तुम जो प्लान कर रहे हो तुमको तो और जानना चाहिए। सर सुनाई नहीं देता था ना। और इंटरनेशनल लॉ का पेपर लिखा मैं देख रहा था। वही तो सर, वही हमको लिखे तो हमको लगा आप वही पढ़ा रहे, इसलिए हमको लगा। इंटरनेशनल लॉ इसमें भी पढ़ना होता है। चलिए नोट करिए इसमें, क्वाड नाटो की बात, ये सैन्य संगठन न होकर क्वाड नाटो की भांति, जैसे इस पे कुछ देशों ने आपत्ति दर्ज कराई थी कि यह सैन्य संगठन है, लेकिन सैन्य संगठन नहीं है, वही चीज नोट करा। क्वाड नाटो की भांति सैन्य संगठन न होकर भारत जापान, अमेरिका नोट करिए तब जापान, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक संयुक्त रणनीतिक वार्ता मंच है। हाँ, रणनीति स्ट्रेटेजिक वार्ता मंच है। मतलब इनके बीच क्या है कि किसी वार्ता का मंच है, ये संगठन इस तरह का बनाए हैं हम अपना। क्वाटो नाटो ये क्वाडो नहीं, क्वाड है। अर्थ का अर्थ बचाएगा। हमारा ध्यान कहाँ है, तुम लेट आई हो कि उसमें। चलो आगे बढ़ो, इसको आज क्वाड खत्म कर दो। मंच है। मंच है। क्वाड की शुरुआत 2007 में हुई थी। सर ये कॉर्ड है क्या? एक संगठन है। अभी तो वही बता रहा हूँ। सर वो तो सुन रहे हैं संगठन, कहाँ इसलिए है? लागू किया गया था सर। जब मैं पढ़ा रहा था तुम मोबाइल में कुछ देख रही नहीं सर, हम लिख रहे थे, इम्पोर्टेंट पढ़ रहे थे वो। चलो उसको बाद में बताएंगे। खाली समझ में नहीं सब बच्चे और जान के, सब लोग तो जान रहे हैं क्वाड क्या है ना। मुझे सर बताओ। एक संगठन में 2007 में लागू हुआ था, हाँ। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य कोई बच्चा अभी बता देगा, आप पूछेंगे तो अभी बताएं। तुम्हारा ध्यान तुम कुछ देख रही थी, रुको पहले नोट करो क्योंकि अगला क्लास है ना, इसको नहीं बता। सर क्या बताइए? 2007 में हुई थी। क्वाड ग्रुप, हाँ 2007 में क्वाड ग्रुप का निर्माण करने में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे, बताया था ना पहले, सैनिक की डेथ हुई है। इन्हीं डेट हुई ना, हाँ। शिंजो अबे की महत्वपूर्ण भूमिका थी, चलिए अब आगे देखेंगे, ठीक है, टाइम हो गया है। और इसका उद्देश्य क्या मैं बताया कि दक्षिण चीन सागर में इस एरिया में जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, चीन के प्रभाव को कम करने के लिए बनाया गया था। ठीक, अब ये समाप्त हो गया। एक आध चीज इसमें बची है, हम आगे शुरू करेंगे इंडिया रशिया संबंध। तो अमेरिका का लास्ट कर लेंगे, इसको थोड़ा सा और डिटेल में जो बचा है क्वाड का थोड़ा और इसके मेटल से इसका